Good morning, class. Yesterday, due to some problem, I couldn't complete the lecture. So today, in this video, we will continue from the last day lecture. और हम जो है वो कल डिस्कस कर रहे थे डायहेड्रल क्रॉस के बारे में, जो कि मंडल ने बताया था, करके बताया था हमें कि जब आप एक क्रोमोसोम पर दो जो है वो डिफरेंट जीन्स को कंसीडर करके उनको उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ जब क्रॉस करवाएंगे तो जो नतीजा आएगा उस नतीजे को हम बोलते हैं डायहेड्रल क्रॉस। और फिर जब हम देख रहे थे कि जब हम F2 प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर रहे थे, या जो मेंडल ने भी प्रोड्यूस किया बाय दिस मेथड, तो F2 जनरेशन के अंदर मेजॉरिटी जो है वो हमारे पास आप देख सकते हैं येलो राउंड की है, येलो राउंड है मेजॉरिटी ऑफ देम, बिकॉज डोमिनेंट कैरेक्टर है येलो राउंड, तो इसीलिए F2 जनरेशन के अंदर जो है वो येलो राउंड के एक्सप्रेस होने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए जो है वो आपको इस पूरे टेबल के अंदर येलो राउंड जो है वो ज्यादा दिख रहे हैं। और साथ साथ जो हमारा एक और पैरेंट है जिसको हमने ग्रीन रिंकल का नाम दिया है, तो ये भी हमें एक्सप्रेस होता दिखाई दे रहा है, लेकिन कम अमाउंट में, या इसकी जो फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन के अंदर वो कम है। अगर आप इसको कंपेयर करें आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने देखा था कि जो F1 आया था इट ऑल केम टॉल, ऐसे था। दिस इज कॉल्ड F1 ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दिस इज कॉल्ड F1 ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फिर जब मेंडल ने अलाउ किया इस प्रोजेनी को सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए, तो फिर जो है वो हमें इसमें से F2 दिखाई दी। F2 जो है वो हमें दो तरीकों की दिखाई दी, एक ऑब्वियसली टॉल और एक हमारे पास डॉर्फ वैरायटी। तो मेंडल ने इस F2 के अंदर आने वाली जो प्रोजेनी थी उसके अंदर देखा कि जो डोमिनेंट वैरायटी है टॉल वो एक्सप्रेस ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू डॉर्फ के। लेकिन जब उसने F2 ऑब्जर्व किया डायहेड्रल क्रॉस का, तो उसे जो हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 का रिजल्ट है, उससे जो है वो काफी डिफरेंट उसको रिजल्ट्स मिले। वो रिजल्ट्स ये मिले कि हमारे पास पेरेंट की तरह एक पेरेंट हमारे पास टॉल है और एक हमारे पास डॉर्फ है। यहां बात करें डायहेड्रल की, तो एक हमारा पेरेंट जो है वो येलो राउंड है और दूसरा हमारा पेरेंट जो है वो ग्रीन रिंकल्ड है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह F2 जनरेशन के अंदर टॉल भी अपीयर हो रहे हैं और डॉर्फ भी अपीयर हो रहे हैं। ठीक एग्जैक्टली ऐसा रिजल्ट जो है वो डायहेड्रल क्रॉस के अंदर जो F2 जनरेशन है उसमें भी देखने को मिल रहा है कि मेजॉरिटी जो है वो हमारे पास येलो राउंड के हैं और कुछ जो है वो हमारे पास ग्रीन रिंकल की भी है। तो इन दैट सेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहेड्रल क्रॉस जो है वो एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों के साथ साथ हमें दो और नई वैरायटीज भी देखने को मिल रही हैं। वो कौन सी है? एक हमारे पास है येलो रिंकल और दूसरा जो है वो हमारे पास वैरायटी जो आई है वो है ग्रीन राउंड। तो जब ये वैरायटीज मेंडल ने अपने इस मोनो डायहेड्रल क्रॉस के अंदर ऑब्जर्व की, तो फिर इस बात को मद्देनजर रखते हुए उसने एक लॉ को फॉर्मुलेट किया और उस लॉ का नाम दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो क्या है उस पर भी आते हैं हम थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी इनको डिस्कस करते हैं कि जो F2 जनरेशन है मेंडल ने उसका फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो क्या निकाला। अगर आप बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो था 3:1, मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम वर फिनोटाइपिकली टॉल और माइनॉरिटी के अंदर जो है वो आए थे डॉर्फ। तो यहां अगर बात करें तो
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो F2 जो जनरेशन आई है उसमें जो हमारे पास येलो राउंड है वो 9 नेशन के अंदर है, येलो राउंड। अभी हम आपको इसका फिनोटाइपिक रेशियो बताते हैं कि जो F2 जनरेशन आई है उसमें जितने भी प्लांट हैं उसमें मेजॉरिटी में हमारे पास येलो राउंड होंगे, बिकॉज F2 जनरेशन के ये पेरेंट है और ये दोनों पेरेंट कौन है, येलो राउंड है, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है इसलिए ये पॉपुलेशन के अंदर एक्सप्रेस ज्यादती में हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो दो नई वैरायटीज आई हैं वो कितने प्रोपोर्शन में आई हैं। तो दो नई वैरायटीज में से पहली वैरायटी है हमारे पास येलो रिंकल्ड। लेट्स काउंट के फिनोटाइपिकली वो कितने हैं, एक येलो रिंकल, दूसरा येलो रिंकल और तीसरा, तो हम लिखेंगे इसको S3। इसके बाद एक और नई वैरायटी सामने आई है जो पेरेंट से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि पेरेंट सिर्फ येलो राउंड है। और अगर इसको कंपेयर करें हमारे पास जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनके येलो राउंड और ग्रीन रिंकल, तो ग्रीन रिंकल भी हमारे पास आए हैं, लेकिन जो दो पेरेंट्स से हटके वैरायटी आई हैं वो है एक येलो रिंकल और दूसरे हैं ग्रीन राउंड। लेट्स काउंट कि वो कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो ये 3 हो गया और हमारे पास ग्रीन रिंकल एक ही है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस है, ये डायहाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि दो कैरेक्टर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम मौजूद हैं और यहां पर आप देख रहे हैं कि एक हाइब्रिड आ गया है और उस हाइब्रिड के जीनोटाइप के अंदर दो कैरेक्टर्स को, दो डिफरेंट जीन्स को या दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को जो है वो बताया गया है, इसलिए हम इसको डायहाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं। और इस डायहाइब्रिड क्रॉस का ये कहलाता है फिनोटाइपिक रेशियो। 3:1 is the phenotypic ratio of monohybrid cross। यहाँ आप देख रहे हैं कि सिर्फ जो है ना वो एक कैरेक्टर के लिए ये प्लांट या ये जो ऑर्गेनिज्म खुद में हाइब्रिड है, इसलिए जो है वो हम इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं। दिस वाज कॉल्ड एज phenotypic ratio of monohybrid cross और this is called 9:3:1 is called the phenotypic ratio of the dihybrid cross which was performed by the Mendel. So this is how it is called the dihybrid cross। अब बात करते हैं हमारे पास जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो क्या कहता है और मेंडल ने जो है वो इसके बारे में क्या कहा है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो इस तरीके से है कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा पेरेंट है उसमें एक क्रोमोसोम पर सीड कलर की जीन मौजूद है और दूसरे पर सीड शेप की जीन मौजूद है। अब ये इस पेरेंट के हिसाब से और ये जो दूसरा पेरेंट है उसके अंदर भी हम देखते हैं कि इसी सेम लोकस पे हमारे पास सीड कलर का एक और जो है वो ट्रैक मौजूद है और इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इसी क्रोमोसोम पर सेम लोकस पर हमारे पास सीड शेप का एलील मौजूद है। ये जो क्रोमोसोम्स बनाए हैं ये ग्रैंड पेरेंट्स के बनाए हैं। अब अगर आप बात करेंगे आपके F1 जनरेशन के अंदर जो प्रोजेनी आई थी उसमें आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड वन पेरेंट, जिसमें इस जगह पर कैपिटल Y और इसी सेम लोकस पर स्मॉल y, उसी क्रोमोसोम के दूसरी तरफ कैपिटल R और स्मॉल r।
ये आपका जो F1 जनरेशन जो है उसका क्रोमोसोमल मेकअप है। अब जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं हम, तो उसके अंदर मेंडल ने बताया कि इट इज नॉट नेसेसरी पेरेंट के अंदर जो एलील जो है जिस क्रोमोसोम पर पाया जाता है इन द फॉर्म लाइक दिस, वो इसके अंदर से आने वाली प्रोजेनी में भी वैसा ही हो। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द केस वैसा ही हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल जो है वो कंफर्म्ड नहीं है कि हमारे पास जो है वो एग्जैक्टली जो है वो पेरेंट की तरह ही जो है वो उसका क्रोमोसोमल मेकअप होगा। तो जब ये दो वैरायटी सामने आई, तब इन दोनों वैरायटीज के सामने आने के बाद जो है मेंडल ने इस बात पर गौर किया और नाम दिया इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। मतलब ये है, सबसे पहले तो असॉर्टमेंट का मतलब जो है असॉर्ट करना यानी ठहरना या रुकना। तो अगर आप देख सकते हैं कि इन दोनों क्रोमोसोम्स पर there is a capital L and there is a small y or we can call small l। तो ये जो है हमारे पास इस पेरेंट का जेनेटिक मेकअप है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे F2 जनरेशन के अंदर, तो कैपिटल Y के साथ यहां पर स्मॉल r आ गया है। यानी अगर ये हमारे पास F1 जनरेशन का जो है वो क्रोमोसोमल मेकअप है, तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो हमारे पास ऐसे ही आई है, कैपिटल Y के साथ कैपिटल R। यू कैन सी कैपिटल Y के साथ कैपिटल R, कैपिटल Y के साथ कैपिटल R, यहां पर भी कैपिटल Y के साथ कैपिटल R, कैपिटल Y के साथ कैपिटल R, यहां पर भी कैपिटल Y के साथ एक कैपिटल R है, यहां पर भी कैपिटल Y के साथ एक कैपिटल R है। तो मेजॉरिटी जो है वो हमारे पास यही है कि कैपिटल Y के साथ कैपिटल R है। ये R यहां पर भी होगा तो भी जो है वो हम इसको बोल रहे होंगे कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और इसके एक्सप्रेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मकसद यही है कि इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो पेरेंट के अंदर कॉम्पोजिशन है, यानी इस क्रोमोसोम पर बड़े Y के साथ बड़ा R, प्रोजेनी के अंदर सारी प्रोजेनी में ये बड़े Y के साथ बड़ा R ही हो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब कि ये जो आपका कैपिटल R है, इट कैन बी चेंज्ड इनटू द टू स्मॉल r, और फिर जो है वो हमारे पास जो प्रोजेनी है वो कंप्लीटली जो है वो जीनोटिपिकली एंड फिनोटिपिकली चेंज हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं इस पूरे टेबल में कि तकरीबन जो है मेजॉरिटी वो येलो राउंड की है, लेकिन कुछ जो है वो हमारे पास प्रोजेनी जो है उसमें जीनोटाइप जो है वो चेंज हो गया। मतलब बड़े Y के साथ बड़ा R जीनोटाइप में मौजूद नहीं है। तो इसी मौजूद ना होने को नाम दिया मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। आप यहां देखें इस स्मॉल y के साथ स्मॉल r, तो ये तो है हमारे पास F1 जनरेशन की जितनी भी प्रोजेनी है उसका क्रोमोसोमल मेकअप है। दिस इज कॉल्ड मेजॉरिटी ऑफ देम। और जो चेंज आया वो क्या था, F2 जनरेशन के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें बड़े Y के साथ नीचे की तरफ दोनों लोकस पर स्मॉल r आ गए, और इसी वजह से हमने कहा कि जो पेरेंट में जिस क्रोमोसोम पर जो एलील असॉर्ट किया गया है, लाजिम नहीं है कि वो सारी जो है वो प्रोजेनी के अंदर ऐसे ही असॉर्ट हो, वो इस तरीके से भी असॉर्ट हो सकता है या अपने आप को ठहरवा सकता है। तो इसीलिए जो है वो उसको नाम दिया गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। मतलब ये Y जो है वो इस R के साथ कंसर्न्ड नहीं है। हालांकि पाए दोनों सेम क्रोमोसोम पर जाते हैं, लेकिन ये जो Y है या ये जो R है ये Y की डिपेंडेंट नहीं है कि नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो F2 जनरेशन के अंदर बनेंगे उसमें जो क्रोमोसोम
उसमें मैं बड़े Y के साथ बड़ा R ही, कैपिटल Y के साथ कैपिटल R ही हूं। मैं दोबारा कहूंगा, मेजॉरिटी ऑफ देम इन F2 जनरेशन आर असॉर्टेड विद कैपिटल Y एंड कैपिटल R, इसीलिए आपको मेजॉरिटी येलो राउंड की दिख रही है। लेकिन सब में ये कंडीशन हो, इट इज नॉट नेसेसरी, इसीलिए इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन्स के एलील होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इन दैट सेंस कि जब उनको कॉपी करके गैमीट के अंदर भेजा जाएगा तो हमारे पास जो है वो उसमें कंडीशन चेंज हो सकती है, और यहाँ पर चेंज कंडीशन आपको दिखाई भी दे रही है। तो यही फायदा है एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा जब आप जीन्स को कंसीडर करके उनको उन्हीं के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ जब क्रॉस करवाते हैं तो आपको पेरेंट की तरह वैरायटीज भी देखने को मिलती हैं, और साथ साथ आपको बहुत सारे न्यू वैरायटीज भी देखने को मिला करती हैं। अगर आप अपने बारे में डिस्कस करें तो हमारे जो है क्रोमोसोम्स पर भी एक से ज्यादा जो है वो जीन्स के एलील हुआ करते हैं। तो इमेजिन कि उस एक क्रोमोसोम पर जितनी भी जीन्स हैं अगर वो आपस में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं, और उसी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने की वजह से अगर उसमें बहुत ज्यादा वैरायटीज देखने को मिलती हैं, तो दिस इज द रीजन कि हमारे पास एक ही जीन के जो है वो डिफरेंट जो है वो एलील्स पॉपुलेशन में मौजूद होते हैं। यानी इस बात को ऐसे भी देखें कि हमारे पास जो एक पॉपुलेशन थी वो दो प्लांट्स की थी, एक येलो राउंड की थी और ग्रीन रिंकल्ड की थी। तो उसी पॉपुलेशन को जनरेशन टू जनरेशन जब कंटिन्यू किया गया, मतलब फ्रॉम दिस जनरेशन टू दिस जनरेशन, तो ये सारे पेरेंट की तरह येलो राउंड है। ग्रीन रिंकल्ड क्योंकि रिसेसिव है इसीलिए उसके एक्सप्रेस होने के चांसेस नहीं है। हमने देखा था कि रिसेसिव जो कैरेक्टर्स हैं वो F2 जनरेशन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से अपीयर होना स्टार्ट होते हैं, जो कि F2 जनरेशन में अपीयर भी हुआ है। तो पेरेंट की तरह येलो राउंड भी आए हैं और ग्रीन रिंकल्ड भी आए हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो एक दो और न्यू वैरायटीज भी सामने मिली हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट it is not necessary always that on a single chromosome the two genes they are dependent on each other, means ये सीड कलर की और सीड शेप की जीन प्रोजेनी में भी क्रोमोसोम नंबर 1 पर ही होगी, लेकिन इसका जो मेकअप है यानी बड़े आर के साथ छोटा आर, ये नेसेसरी नहीं है कि सारी प्रोजेनी में जो है वो बड़े आर के साथ छोटा आर हो। मतलब बड़े वाई के साथ यहाँ पर छोटा आर हो सकता है, और इसी वजह से जो है वो हम देख रहे हैं कि ये वाला तो एज इट इज येलो ही रहा पेरेंट की तरह, लेकिन उसके साथ कैरेक्टर जो है वो उस क्रोमोसोम पर हमें ऑब्जर्व किया, जो सीड शेप का जो जीन था वो जो है वो कंप्लीटली उसके दोनों एलील्स हमारे पास चेंज आ गए। दिस इज नॉट रिलेटिंग विद द पेरेंट, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। तो इसीलिए जो है वो हम कहते हैं कि दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वन एंड अदर, दे गोज इंडिपेंडेंटली, और इसी वजह से जो है वो हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक पॉपुलेशन के अंदर जो है अगर आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलती हैं फॉर दैट सेम जीन, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो यही चीज है, और इसी को नाम दिया जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे जो इसके आगे आने वाले टॉपिक्स हैं। सो दिस इज इट विद द डायहेड्रल क्रॉस एंड with the law of independent assortment. Thank you very much.